7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू। बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच टक्कर। 7 राज्यों के 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे शुरू हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ये चुनावी कवायद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर सहित कई दिग्गजों और नए लोगों के भाग्य का फैसला करेगी। नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। जिन विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं उनमें बिहार की रूपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बगदाह, मनिकतला, तमिलनाडु की विक्रमवांडी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलोर, पंजाब की जालंधर पश्चिम, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीटें हैं। बिहार की रूपौली सीट बीमा भारती के पास थी, जिन्होंने पूर्णिया संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मार्च में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गई। हालांकि वह निर्दलीय उम्मीदवार राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से हार गई। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए और बिहार में इंडिया गठबंधन फिर से एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। जेडीयू ने कलाधार मंडल को मैदान में उतारा है, जबकि आरजेडी ने बीमा भारती को फिर टिकट दिया है। बीमा भारती ने अब पप्पू यादव से उसका समर्थन मांगा। विशेष रूप से बीमा भारती और कलाधार मंडल दोनों गंगोट जाति से आते हैं, जिसकी रूपौली विधानसभा सीट में सबसे अधिक आबादी है। आरजेडी के लिए यह सीट आसान नहीं है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद कलाधार मंडल के लिए चुनाव प्रचार किया और सीट को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। अब मिस नहीं मिस्टर कहलाएंगी एम अनु कथिर सूर्या, सरकार की अनुमति के बाद लिंग परिवर्तन कराया। इंडियन रेवेन्यू सर्विस की सीनियर अधिकारी एम अनुसुईया अपना लिंग परिवर्तन करवाकर एम अनु कथिर सूर्या बन चुकी हैं। अब सरकार ने भी एक ऐतिहासिक फैसले में इस अधिकारी का नाम और लिंग आधिकारिक तौर पर बदलने की अपील को मंजूरी दे दी है। भारतीय सिविल सेवा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अधिकारी को किसी तरह की इज्जत मिली है। 35 साल की एम अनुसुईया हैदराबाद में कस्टम एक्साइज एंड सर्विस टैक्स की अपीलीय न्यायाधिकरण के चीफ कमिश्नर ऑफिस में बतौर ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। वित्त मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार 2013 बैच की आईआरएस अधिकारी एम अनुसुईया ने मंत्रालय को एक याचिका सौंपी थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम मिस एम अनुसुईया से बदलकर मिस्टर एम अनु कथिर सूर्या और अपना लिंग महिला से बदलकर पुरुष करने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी। वरिष्ठ आईआरएस अधिकारियों ने इस आदेश को प्रगतिशील बताते हुए इसकी तारीफ की है। उनका कहना है कि यह सरकारी नौकरी में लैंगिक मान्यता के लिए एक ऐतिहासिक मिसाल पेश करता है, जो भारत में लैंगिक विविधता के लिहाज से नजरिए से सकारात्मक बदलाव को दर्शाता है। सूर्या ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में बताया है कि उन्होंने दिसंबर 2013 में अपने करियर की शुरुआत चेन्नई में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर से की थी। साल 2018 में उनको डिप्टी कमिश्नर के पद पर प्रमोशन मिला। पिछले साल ही उन्होंने हैदराबाद में अपनी नई पोस्टिंग ज्वाइन की है। उन्होंने चेन्नई के मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने भोपाल के नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से 2023 में साइबर लॉ और साइबर फोरेंसिक में पीजी डिप्लोमा भी पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम महिला पति से कर सकती है गुजारा भत्ता की मांग, सभी महिलाओं पर लागू होती है धारा 125। सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है और फिर साफ किया है कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत एक मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ते की मांग कर सकती है। एक महिला शख्स ने अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। मोहम्मद अब्दुल समद नाम के शख्स ने याचिका दायर की थी। जस्टिस वीवी नागरत्ना और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने के निर्देश के खिलाफ मोहम्मद अब्दुल समद के जरिए दायर याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं हो सकता। जस्टिस नगरत्ना और जस्टिस मसीह ने अलग अलग लेकिन सहमति वाले फैसले दिए। हाई कोर्ट ने मोहम्मद समद को 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया था। जस्टिस नगरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम इस निष्कर्ष के साथ आपराधिक अपील खारिज कर रहे हैं कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होती है।
न कि सिर्फ शादीशुदा महिला पर। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आवेदन के लंबित रहने के दौरान संबंधित मुस्लिम महिला का तलाक होता है तो वह मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का सहारा ले सकती है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 सीआरपीसी की धारा 125 के तहत उपाय के अलावा अन्य समाधान भी मुहैया कराता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान है जो मुस्लिम महिलाओं पर भी लागू होती है। हालांकि इसे मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के जरिए रद्द कर दिया गया था। इसके बाद 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया। सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चे और माता पिता को भरण पोषण का प्रावधान भी करती है। पुरी में रथ यात्रा अनुष्ठान के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति सेवकों पर गिरी, 9 घायल। रथ यात्रा के दौरान दूसरी बार हुआ हादसा। पुरी जगन्नाथ मंदिर के कम से कम 9 सेवक कल उस समय घायल हो गए जब भगवान बलभद्र की मूर्ति रथ यात्रा उत्सव के दौरान मंदिर ले जाते समय उन पर गिर गई। 9 में से 5 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जबकि 4 अन्य को मामूली चोटें आईं। यह दुर्घटना उस समय हुई जब भगवान बलभद्र की लकड़ी की भारी मूर्ति को गुंडीचा मंदिर ले जाने के लिए उनके रथ से उतारा जा रहा था। इसे पहंडी अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। बताया जा रहा है कि मूर्ति को ले जा रहे लोगों ने उस पर नियंत्रण खो दिया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने घटना पर चिंता व्यक्त की और कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन को तुरंत पुरी का दौरा करने और उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। पुरी जगन्नाथ मंदिर राज्य सरकार के कानून विभाग के अधीन है। मुख्यमंत्री ने घायल सेवकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। दुर्घटना के तुरंत बाद भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र की पूजा अर्चना फिर से शुरू हो गई और सभी मूर्तियों को गुंडीचा मंदिर के अंदर ले जाया गया। वे 15 जुलाई को बहुधा यात्रा या वापसी कर उत्सव तक गुंडीचा मंदिर में ही रहेंगे। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। बंगाल में सीबीआई की एंट्री मामले में केंद्र के खिलाफ याचिका पर होगी सुनवाई। सीबीआई के कथित तौर पर दुरुपयोग के मामले में बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने का फैसला कर लिया है। ममता सरकार का आरोप है कि राज्य के अधीन आने वाले मामलों को सीबीआई जांच के लिए भेजा जाता है। इसके बाद उन मामलों को एक तरफा जांच होती है, वहीं इन मामलों पर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने माना है कि इस याचिका पर सुनवाई होनी चाहिए। बंगाल सरकार का कहना है कि सहमति वापस लेने के बावजूद केंद्र सरकार सीबीआई को जांच के लिए राज्य में भेज रही है। राज्य में सीबीआई ने 15 से ज़्यादा मामले दर्ज किए हैं। पश्चिम बंगाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि एक बार जब राज्य ने 16 नवंबर 2018 को अपनी सहमति वापस ले ली थी तो केंद्र जांच एजेंसियों की जांच के लिए राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार या उसके विभाग केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई जांच पर कोई पर्यवेक्षी नियंत्रण नहीं रखते हैं। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि राज्य का मुकदमा अपनी योग्यता के आधार पर कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। कोर्ट ने कहा कि बिना राज्य सरकार के इजाज़त के इस मामले पर सीबीआई जांच कराना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पश्चिम बंगाल का मुकदमा कानून के मुताबिक शीर्ष अदालत के समक्ष आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की विचारणीयता पर केंद्र सरकार की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सितंबर में अगली सुनवाई करेगा। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।